हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की जो सीरीज़ है वो चल रही है और हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है ब्रिक। और ब्रिक में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। ब्रिक में हमने उसकी कंपोजिशन पढ़ ली है, उसके टाइप्स पढ़े थे, अभी कुछ ही टाइप्स पढ़े थे। अब आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। तो जो वीडियो में डिले हुआ है उसकी वजह आप सबको पता है, मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी। अभी भी मेरी हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, बट बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि सर अपना जो सब्जेक्ट है उसको कंटिन्यू कीजिए। और एक बच्चा है जिसने कमेंट किया है कि सर हम किस चैनल से पढ़ें। सारे टीचर्स यही बोलते हैं कि हमारे चैनल से पढ़ो या इस चैनल से पढ़ो। मैं उसको एक ही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले वो जो हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सपोज जैसे अपना इरिगेशन कंप्लीट हो चुका है, अपना एस्टिमेशन कंप्लीट हो चुका है, अपना हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, उसको कंप्लीट करो, देन फिर ऑब्जेक्टिव्स लगाओ, देन फिर ईएस के ऑब्जेक्टिव्स लगाओ, गेट के ऑब्जेक्टिव्स लगाओ। जो गेट स्पेसिफिक करवाया है गेट के ऑब्जेक्टिव लगाओ, जो ईएस के अकॉर्डिंग कराया है ईएस के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगाओ। जब आप उसके ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि जो आपका जो नोट्स हैं, जो आपके नोट्स हैं जो सर ने करवाए हैं, क्या वो क्वालिटी नोट्स हैं या फिर कहीं कॉपीड नोट्स हैं। तो ये आपको उसी टाइम पता लग जाएगा जब आप उसके ऑब्जेक्टिव्स करोगे। तो सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा कि उसको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, देन उसके ऑब्जेक्टिव करो। अगर आपको बीएमसी में देखना है तो आप जब तक जो मैंने आपको सीमेंट करा चुका हूं, तो आपने कुछ नहीं करना कि सर से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको करना है सीमेंट का कंप्लीट करने के बाद उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव, जहां दिखे गूगल पे सर्च करो एमसीक्यूज ऑफ सीमेंट, जहां मर्जी से उठाओ, आप लगाना शुरू कर दो और देखना कि सर के नोट्स में से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। 90% से तो अब मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मुझे पता है। अब जो बच्चा कह रहा है उसको अगर करना है तो ऐसे कर सकता है। बाकी जो जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे सब अपना बेस्ट देते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता, आपको कोई मिसगाइड नहीं करता है। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे आगे टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो ये था मेरा आंसर, जो उसने मेरे को बोला था कि सर आप प्लीज़ इसको वीडियो में मुझे आंसर कर देना, ठीक है। सो आज बच्चों हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा, तो वॉल्यूम का अगर थोड़ा कम भी होगा तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। देखो, हमने पहले पढ़ा था ब्रिक्स में कौन सी, अनबर्न्ड ब्रिक पढ़ लिया था, बर्न्ड ब्रिक पढ़ लिया था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। और मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको टेबल के अकॉर्डिंग पूरा कंपैरिजन बताया था कि कौन सी ब्रिक में क्या है और कौन सी ब्रिक में क्या नहीं है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। अब ये जो ब्रिक्स है इनको इतना थॉरली नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि क्या पूछ सकता है आपको, ठीक है। अगर मैं स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास आता है बुल नोज ब्रिक। क्या आता है? बुल नोज ब्रिक। अब इसका बुल नोज ब्रिक का मतलब ही है कि उसकी जो नाक है, उसका जो नोज है वो कैसा होगा, बुल शेप में होगा। अब मैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिखा देता हूँ, फिर उसकी डायग्राम बनाऊंगा। अब वो कह रहा है कि ब्रिक, ऐसी ब्रिक जिसको मोल्ड किया है राउंडेड एंगल में, तो मैं लिख देता हूं ब्रिक। मोल्ड का मतलब समझते हो ना, शेप देना। क्या मतलब होता है? शेप देना। मोल्डेड विद ए राउंडेड एंगल। क्या राउंडेड एंगल? किसी एंगल पे क्या राउंड, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं। सपोज ये मेरी ब्रिक है, इस तरह से होती है। अब वो कह रहा है जो इसका एक कोना है वो मैंने क्या किया है, वो मैंने राउंड कर दिया है इस तरह से। क्या कर दिया? राउंड कर दिया। अब ये ब्रिक्स कहाँ यूज होती हैं? ये यूज होती है यहाँ पे, मुझे किस तरह के क्वेनन चाहिए? राउंडेड क्वेनन चाहिए। अब ये क्वेनन क्या होता है, ये आप जब ब्रिक मैसनरी पढ़ाऊंगा आपको उसमें पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको बताया था। क्वेनन होता है जब दो ब्रिक्स, जो दो दीवारें जुड़ रही हैं, उससे कॉर्नर में जो ब्रिक लगती है उसको क्वेनन कहते हैं। अब वो कह रहा है देखना, इस तरह से मैंने ये क्या कर दिया, एक राउंडेड शेप दे दी। इस तरह की जो ब्रिक होगी वो क्या होगी, ये देखो, ये इस तरह से जो ब्रिक मैसनरी बनाई जाएगी वो शेप, सपोज ये कहाँ यूज है, कर्व्ड दीवार। आपने देखा होगा ऐसे दीवारें मिल रही हैं दो, ये सपोज एक दीवार जा रही है, एक ये ऐसे यहाँ से इसके साथ मिल रही है। तो इस तरह से क्या, कई बार क्या होता है, कर्व दीवार बना दी जाती है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम कौन सी, बुलनोज ब्रिक यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सी ब्रिक यूज़ करते हैं? बुलनोज ब्रिक यूज़ करते हैं।
अगला आता है चैनल ब्रिक। कौन सी? चैनल ब्रिक। सेकंड हम करेंगे चैनल ब्रिक। देखो चैनल ब्रिक की देखो चैनल ब्रिक का मतलब ये है कि ये ब्रिक्स जो हैं ये चैनल शेप में होती हैं, या फिर इन ब्रिक्स को क्या कहते हैं, ऊपर से ग्लेज्ड किया जाता है। और कहाँ यूज होती हैं? ड्रेन्स में, नालियों में, नालियों के ऊपर यूज की होती है ताकि इसमें से पानी क्या और नीचे चले जाए। तो एक टाइप का कहाँ यूज होती है? गटर्स में। गटर्स में। तो मैं लिख देता हूँ इसका जो शेप है, चैनल ब्रिक क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? शेप ऑफ ब्रिक कैसी होती है? एक चैनल की शेप में। किसकी शेप में? चैनल की शेप में, या फिर गटर का जो कवर होता है ना ऊपर वाला, उसकी शेप में। अब गटर का कवर कैसा होता है? इसको क्या किया जाता है? ग्लेज्ड किया जाता है। ग्लेज्ड मतलब इसमें से पानी क्या होता है? पास हो जाता है। किसके लिए? ड्रेन्स के लिए। कहाँ यूज होती है? ड्रेन्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है कॉपिंग ब्रिक। क्या आता है? कॉपिंग ब्रिक। देखो बच्चा, कॉपिंग ब्रिक्स का मतलब ये कि इसको जो ब्रिक है, जो कॉपिंग हम बाउंड्री वॉल में यूज करते हैं। बाउंड्री वॉल में आपने देखा होगा कॉपिंग का मतलब क्या होता है? इस तरह से ऊपर कंक्रीट की कॉपिंग की जाती है, उसके ऊपर एंगल लगाए जाते हैं। कभी आपने आर्मी एरिया में गए होंगे, जब आप आर्मी एरिया में गए होंगे या फिर पुलिस एरिया में गए होंगे, क्या होता है? दीवार होती है जो बाहर की बाउंड्री वॉल होती है, उसके ऊपर इस तरह से कॉपिंग की जाती है, उसके बीच में ग्लास कांच वगैरह लगाई जाती है। एक ऐसे किया, या फिर क्या होता है? हर एंगल सेक्शन क्या होता है? हर 1-1.5 मीटर के बीच में ऐसे एक एंगल यहाँ लगाया जाएगा, एक एंगल यहाँ लगाया, इसके ऊपर वायर लगा दी जाएगी। तो जो एंगल को यहाँ पे रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? कॉपिंग की जाती है। ये तो पता होगा आप सबको। अब वो कह रहा है कि अब जो ब्रिक है उसको, ऊपर वाली ब्रिक होगी ना जो, वो बनाई कॉपिंग शेप में जाएगी। ठीक है। तो वो कह रहा है कैसी होती है, मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा आपको। ठीक है। 3 टाइप की होती है हमारे पास कॉपिंग ब्रिक। एक होती, सपोज अगर मैंने क्या किया, इस तरह से जो टॉप की ब्रिक है वो इस तरह से कर दी, इस तरह से कर दी, टॉप की ब्रिक इस तरह से कर दी, तो क्या नाम दे दिया जाएगा इसका? क्या नाम दे दिया? शैमफोर्ड। ठीक है। अगर हमने टॉप को इस तरह से दे दिया, टॉप को बिल्कुल राउंड दे दिया, क्या दे दिया? बिल्कुल इस तरह से करके इस तरह से बना दिया, तो क्या हो जाएगा? ये सर्कल है, सर्कल का क्या होता है? हाफ राउंड। तो ये आ जाएगा हाफ राउंड ब्रिक। ठीक है। अब सपोज इसने क्या किया, इस तरह से भी ना करके इस तरह से करके ट्राइंगल शेप में बना दिया, ट्राइंगल शेप में बना दिया, तो क्या कहेंगे इस ब्रिक को? सैडल बैक ब्रिक। ये इस तरह से बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? सैडल बैक, सैडल बैक ब्रिक। ठीक है। तो ये कौन सी ब्रिक्स होती है? कॉपिंग ब्रिक्स। ठीक है। अब ये कहाँ यूज होती है मैंने आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है, नेक्स्ट क्या आता है? फायर क्ले ब्रिक। फायर क्ले या फिर रिफ्रैक्टरी ब्रिक। अब रिफ्रैक्टेड वर्ड से आपको क्या पता लग रहा है कि ये ब्रिक्स कहाँ यूज होंगी? फर्नेस में। यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। देखो अभी तक इस पे से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अगर बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्यों करा रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स, एक बार पूछा गया था उन्होंने, वो आगे अब जब टाइप आएगी तो उसमें बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो जब पूछा गया थोड़ा बहुत एक बार, तो हम उसको जितनी भी स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स होती हैं उसको सबको पढ़ेंगे। ठीक है। तो मेरे पास आ गया है कौन सा? 3 मैंने करा चुका हूँ, 4th आ गई है फायर क्ले ब्रिक। फायर क्ले या फिर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। अब आपको एक बात बता दूं, इसमें से क्वेश्चन पूछ चुका है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक आर यूज्ड इन फर्नेस। फर्नेस या किलन, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, जैसे किलन भट्ठा वगैरह देखा होगा, उसके अंदर की जो ब्रिक्स होती है उसमें कौन सी ब्रिक यूज होती है? उसमें रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज होती है। ये बहुत ही फेमस ऑब्जेक्टिव है, बच्चों को पता भी होगा। ठीक है। तो अब पहले तो इसकी हम पढ़ लेते हैं कि कंपोजिशन। तो याद रखना जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती है इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? 70 to 75%। अब जो मैंने कंपोजिशन पढ़ाई है आपको, पहले है, उसमें सिलिका की मात्रा कितनी बताई थी मैंने? 60 तक बताई थी, 60 to 65। अब इसमें क्या है? ज्यादा है सिलिका।
सिलिका के बाद क्या आ जाएगा, एल्यूमिना। एल्यूमिना में क्या आता है 25 to 35%, ठीक है। अब और क्या होता है इसमें, लाइम, मैग्नीशिया, आयरन। अब ये कह रहा है ये जो है ना ये 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसमें 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये इसकी कंपोजिशन। अब ऑब्जेक्टिव इसमें से क्या आ चुका है कि फायर क्ले ब्रिक या फिर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में से कौन सा सबसे ज़्यादा होता है परसेंटेज में, तो वो क्या होता है, सिलिका होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछ चुका है वो यूजेस के बारे में, वो पूछ चुका कि भाई किस लिए यूज़ होती है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि कहाँ यूज़ होती है रिफ्रैक्टरी ब्रिक। तो याद रखना कहाँ यूज होती है, फर्नेसेस में। वो टेम्परेचर कितना होता है, अबव 1700 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पे हमारे पास कौन सी ब्रिक यूज होती है, फायर क्ले या फिर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज होती हैं, ठीक है। तो फिफ्थ अपने पास आ जाता है परफोरेटेड ब्रिक्स। कौन सा आ जाता है, परफोरेटेड ब्रिक्स। देखो परफोरेटेड ब्रिक्स का डायग्राम मैं बता दूंगा आपको। इसमें क्या होता है, इस तरह से सपोज ब्रिक है, इसमें बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं छोटे छोटे, इसको कहते हैं परफोरेटेड ब्रिक्स। अब ये जो ब्रिक्स है ये यूज़ होती है वहाँ पे, यहाँ पे हमारा लाइट वेट स्ट्रक्चर हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे परफोरेटेड ब्रिक्स कहाँ यूज होती है, यहाँ पे ब्रिक पैनल्स क्या बन रहे हैं, ब्रिक के पैनल्स बन रहे हैं, ब्रिक पैनल्स फॉर लाइट वेट स्ट्रक्चर, फॉर लाइट वेट स्ट्रक्चर या फिर मल्टी स्टोरीड, या फिर मल्टी स्टोरीड फ्रेम स्ट्रक्चर, या फिर मल्टी स्टोरीड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। इस तरह के यहाँ पे भी हो तो वहाँ पे कौन सी यूज होती है, परफोरेटेड ब्रिक्स। अब परफोरेटेड ब्रिक्स अगर आप देखोगे जहाँ पे ऑडिटोरियम्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, वहाँ पे भी यूज़ की जा सकती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो साउंड है, साउंड का इफेक्ट क्या होता है, रिड्यूस करते हैं, वो साउंड की जो इको प्रोड्यूस होता है उसको रिड्यूस करता है। तो ये ब्रिक्स भी वहीं यूज़ होती हैं, ठीक है। अब मैं सिक्स्थ की बात करूँ तो मेरे पास हॉलो ब्रिक्स, एक हॉलो ब्रिक भी होती है, वो भी वही काम करती है। ये दोनों ब्रिक्स क्या करती है, सेम काम करती है, हॉलो ब्रिक्स। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा हॉलो ब्रिक्स की, तो देखना आप, इधर बना देता हूँ। डायग्राम थोड़ी सी अगर ख़राब भी बनेगी तो वो कर लेना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से अगर ब्रिक है और इसमें परफोरेशन कैसे होगी, हॉलोज क्या होंगे, इस तरह से हॉलो खाली होगी अंदर से, इस तरह से हॉलो होगी। अब इस ब्रिक को जब हॉलो ब्रिक है, इसका एक और नाम दिया जाता है, वो कहता है कैविटी ब्रिक। क्या नाम दिया जाता है, कैविटी ब्रिक को क्या कहता है, वो हॉलो ब्रिक या फिर कैविटी ब्रिक भी इसको कह सकता है। अब इसका जो वेट होता है, इसका जो वेट होता है वो 1/3 होता है, किससे, 1/3 ऑफ द नॉर्मल ब्रिक। अगर मैं एक नॉर्मल ब्रिक लूं और इस ब्रिक का वेट लूं तो कितना होगा, 1/3, उसका 1/3 होगा किसका, नॉर्मल ब्रिक का, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये क्या करता है, रिड्यूसेस हीट ट्रांसमिशन, रिड्यूसेस हीट ट्रांसमिशन, हीट की जो ट्रांसमिशन है उसको रिड्यूस करता है, और साथ में साथ करता है साउंडनेस को रिड्यूस करता है, एंड डैम्पनेस, इन सबको क्या करता है, कम करता है। कौन सा ब्रिक, हॉलो ब्रिक, ठीक है। अब एक ब्रिक और पढ़ेंगे हम, ऑटोक्लेव ब्रिक। 6 पढ़ लिए हमने, 7th हम पढ़ेंगे ऑटोक्लेव ब्रिक। ऑटोक्लेव ब्रिक्स, अगर कोई बात कहे ना आपसे, अगर आपको कोई कह दे कि भाई परफेक्ट ब्रिक कौन सी होती है, कौन सी होती है परफेक्ट ब्रिक, अगर वो ऐसा बोल दे तो याद रखना ऑटोक्लेव ब्रिक जो होती है सबसे परफेक्ट ब्रिक होती है। क्या होती है, ऑटोक्लेव ब्रिक क्या होती है, सबसे परफेक्ट ब्रिक होती है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 7th अपने पास आ जाता है ऑटोक्लेव ब्रिक। तो इसका जो ऑटोक्लेव ब्रिक होती है, अगर कोई पूछ ले हमसे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट ब्रिक, सबसे अच्छी ब्रिक कौन सी होती है, तो याद रखना ऑटोक्लेव ब्रिक क्या होती है, हमारे पास परफेक्ट ब्रिक होती है, ठीक है। अब 8th अपने पास आता है हैवी ड्यूटी ब्रिक। अब ये मैंने आपको कराया हुआ है, एक टेबल में कराया था, जब मैंने आपको टेबल कराया था उसमें बताया था हैवी ड्यूटी वर्न्ड ब्रिक, ठीक है। आज थोड़ा जोश कम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस लेक्चर को थोड़ा सा लाइटली ले लो,
मैं आपको जो टॉपिक करवा रहा हूँ वो पूरा अच्छी तरह से कवर अप करा रहा हूँ, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। थोड़ी हेल्थ इशू की वजह से आपको डिले आ रहा था, बट अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू करने की, ठीक है। हैवी ड्यूटी बर्न ब्रिक में क्या होता है, क्लास 40 या फिर क्लास 45। और क्लास 40 और 45 का मतलब क्या है, मतलब है इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसकी है 45 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। आज ये होगी मेरी सारी क्या स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स होगी। ये कौन सी होगी, स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स होगी। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रिक में क्या डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको करवाया था बता दिया कौन सा ऑब्जेक्टिव आ चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक्स। और मैं कोशिश करूंगा कि आज चाहे वीडियो 1 घंटे की बन जाए, बट आज आपकी ब्रिक्स जो है उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ब्रिक्स को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज हम आगे पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक। क्या पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में कोई ना कोई टॉपिक से वो पूछ लेता है, कोई ना कोई डिफेक्ट वो पूछ ही लेता है, ठीक है। अगर उसने डिफेक्ट्स में से पूछना होगा, अगर ब्रिक्स में से पूछना होगा, तो डिफेक्ट्स में से वो कुछ ना कुछ जरूर पूछता है। तो पहले डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आता है चफ। क्या आता है, चफ्स, CHUFFS, चफ्स। अब चफ्स क्या होता है, चफ्स का मतलब है कि जब मेरी जो ब्रिक है वो अभी क्या है, हॉट है। हॉट मतलब अभी वो प्रॉपरली प्लास्टिसिटी को लूज नहीं किया उसने, वो हॉट है और बाहर रह गई है ग्राउंड सरफेस पे। अब क्या हो गया, बारिश पड़ गई। बारिश की जो नई, जो एकदम से बारिश तेज नहीं, जो स्टार्टिंग की जो बूंदें होती है ना रेन्स की, वो जो उस पर पड़ जाती है, तो उसको जो डिफेक्ट, उसके कारण फिर क्या होगा, बारिश पड़ी, उस पर बारिश खत्म हुई, उसका हमने क्या किया, उसको ड्राई कर दिया बिल्कुल। जब वो क्या हो गई, टोटली बन गई ब्रिक, तो उसमें क्या रह जाएंगे, स्पॉट्स रह जाएंगे, रेन्स के स्पॉट्स रह जाएंगे। उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं हम, चफ। क्या कहते हैं, चफ। तो लिखेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ द ब्रिक, मतलब कि जो ब्रिक की शेप है उसमें डिफॉर्मेशन हो रही, किसके कारण, मैंने अभी बताया, बाय रेन वाटर, कॉज्ड बाय रेन वाटर। अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है इसमें, रेन वाटर फॉलिंग ऑन कौन सी ब्रिक, हॉट ब्रिक्स, फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स, मतलब अभी ब्रिक्स क्या है, गर्म है, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, डिफेक्ट का नाम क्या आ गया, चफ्स। सेकंड डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आता है क्रैक्स। अब ये तो बहुत इजी है, ये तो सबको पता है। क्रैक्स कैसे होते हैं, अब क्रैक्स होते हैं जब हमने उसमें एक्सेस पानी डाल दिया, यहाँ क्या बन गए, लम्प्स बन गए, किसके, लाइम के। तो लिख सकते हैं ड्यू टू एक्सेस वाटर, ड्यू टू एक्सेस water and lumps of lime, ठीक है, ड्यू टू एक्सेस वाटर एंड लम्प्स ऑफ लाइम। थर्ड मेरे पास क्या आ जाता है, एफ्लोरेसेंस। ये तो सबको पता है, वाइट पैचेस का बनना, और ये देखा भी होगा आपने कई बार, मैं बताता हूँ कैसे, कहाँ देखा होगा, एफ्लोरेसेंस। आपने देखा होगा जब आपके घर के आगे पीछे या कहीं भी ब्रिक वर्क होता है, जब कंप्लीट ब्रिक वर्क हो जाता है, होने के बाद अगर आप उसको प्रॉपर क्यूरिंग नहीं दे रहे हो या उसको पानी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आपने क्या किया, उसको थोड़े दिन पानी प्रोवाइड किया, उसके बाद किया ही नहीं, या फिर इतना ज़्यादा कर दिया कि क्या हुआ, अब जो सरफेस है, जो दीवार है, सपोज ये दीवार है, ये थोड़ी थोड़ी वाइटिश हो जाती है। जो ब्रिक होती है मेरी क्या होती है, वाइटिश हो जाती है। तो ये जो वाइट होता है, ये किसकी प्रेजेंस से होता है, ये अल्कलीज की प्रेजेंस से होता है, वाइट पैचेस बन जाते हैं ब्रिक्स पे। चाहे आप मतलब ये तो मैंने कॉमन बताया कि जो आपने आगे पीछे अपनी डे टू लाइफ में देखा होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ वाइट पैचेस, फॉर्मेशन ऑफ वाइट पैचेस ड्यू टू presence of alkalis, ड्यू टू presence of
अल्कलीज। ठीक है, फोर्थ अपने पास आता है लैमिनेशन। लैमिनेशन, अब लैमिनेशन का मतलब पहले मुझे आप बता दो जल्दी से, सबको पता होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हो, लैमिनेट करवाते हो करवाते हो ना करवाते हो। तो लैमिनेशन का मतलब क्या होता है, जो ब्रिक्स होती हैं उसमें क्या होता है, जो हमारे वॉइड्स होते हैं, क्ले, जो ब्रिक्स किससे बनती है, फॉर्मेशन क्ले से बनती है, अभी फॉर्मेशन में पढ़ेंगे हम। तो जब उसकी क्ले की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ वॉइड्स रह जाते हैं। अब उन वॉइड्स में क्या होती है, मोल्डिंग के टाइम पे हमारे पास एयर क्या रहती है, इंट्रैप्ड हो जाती है। क्या होती है, मोल्डिंग के टाइम पे एयर इंट्रैप्ड हो जाती है। तो मतलब कि जो लैमिनेशन है वो किससे बनती है, इंट्रैप्ड एयर इन द वॉइड्स ऑफ क्ले। पहले तो मैं एक लाइन लिख दूंगा सीधे, entrapped air in the voids of clay। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब लेकिन ये लैमिनेशन करती क्या है, लैमिनेशन करती क्या है, अब लैमिनेशन क्या करती है, लैमिनेशन प्रोड्यूसेस थिन लैमिना। एक लैमिना, एक थिन लेयर सरफेस बना लेती है, किसके ऊपर, ब्रिक की सरफेस के ऊपर एक थिन लैमिना टाइप सरफेस बना देती है, जो क्या करती है थोड़े दिनों बाद क्या करती है, वेदर हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक होती है, और ईंटों को भी अपने साथ लेके थोड़ा थोड़ा क्या करती है, उसको क्रैक्स काज कर देती है। और अगर लैमिनेशन वाली डिफेक्ट होगा हमारी ब्रिक में, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उस ब्रिक से वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ लैमिनेशन, लिखता हूँ लैमिनेशन produces thin lamina, lamination produces thin lamina on the brick faces, मैंने बताया आपको। इसके बाद क्या होता है, विच वेदर आउट, वेदर मतलब क्या होता है, टूटा, विच वेदर आउट कब होता है वेदर, जब किसके ऊपर हो, वेदर आउट ऑन एक्सपोजर, जब किसी एक्सपोजर में रखेंगे हम, जब ब्रिक्स को बाहर लेके आएंगे एटमॉस्फेयर में, जब फिर उसको ब्रिक वर्क में यूज करेंगे। अब जो ऐसी ब्रिक वर्क होती है वो क्या होती है, सच ब्रिक्स क्या होती हैं, मैंने बताया आपको, सच ब्रिक्स क्या होती है, वीक इन स्ट्रक्चर। जब उसका स्ट्रक्चर बनता है तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। जैसे सच ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स ही बहुत ही कमज़ोर होंगी, जिसमें डिफेक्ट कौन सा होगा, लैमिनेशन का डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास फिफ्थ डिफेक्ट हम करेंगे ब्लिस्टर्स। देखो ब्लिस्टर का मतलब यही है, ब्रोकन ब्लिस्टर। अब क्या होता है, ब्लिस्टर्स जो होते हैं एक टाइप का हमारे पास क्या होता है, गंदी हो जाती है ब्रिक, गंदी दिखने शुरू हो जाती है। अब गंदी दिखना शुरू हो जाएगी तो मतलब वो किसके कारण होती है, पानी लगेगा ब्रिक को, या फिर ऐसी ब्रिक्स जो यहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, ड्रेन्स में यूज़ हो रही हैं, जो ड्रेन्स में यूज़ हो रही हैं, या फिर हमारे पास टाइल्स में यूज़ हो रही है, जो सीवर पाइप्स में यूज़ हो रही है, या ड्रेन टाइल्स में यूज़ हो रही है, तो वहाँ पे तो हम लिख देते हैं ब्लिस्टर्स का मतलब ये होता है कि दाग बन जाना, किस पे, ब्रिक के ऊपर, स्टेनिंग, गंदी हो जानी। किसके कारण, अब ये भी किसके कारण होते हैं, ड्यू टू एयर। देखो सारा खेल किसका है, हवा पानी का ही है। हवा पानी के साथ अगर अच्छे से नहीं हम उसका करेंगे मिलाप, तो क्या होगा, वो उसको ब्रिक को क्या कर देगा, गंदा कर देगा। तो ये जो ब्लिस्टर डिफेक्ट होता है, ये होता है ड्यू टू एयर इम्प्रिजमेंट। मतलब जो हवा है वो क्या होती है, ब्रिक की सरफेस पे क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मोल्डिंग के टाइम पे। सपोज अब ये मेरा सांचा है ये ब्रिक का, मेरे को इसके अंदर क्ले डालनी है। अब जो मैंने क्ले डाली, क्ले डालते टाइम इसके बीच में क्या हुआ, थोड़ी सी एयर क्या हो गई, इंट्रैप्ड होगी, फंस गई। अब जो एयर ये इंट्रैप्ड हो गई है, ये क्या होगी, बाद में जाके क्या करेगी, डिफेक्ट्स कॉज करेगी, किसमें, ब्रिक में डिफेक्ट कॉज करेगी। तो ब्लिस्टर्स का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ, ब्रोकन ब्लिस्टर्स आर जनरली फॉर्म्ड, ब्रोकन लिख दो, ब्रोकन ब्लिस्टर्स आर जनरली फॉर्म्ड, देखो ब्रोकन ब्लिस्टर्स आर जनरली फॉर्म्ड कौन सी सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ सीवर पाइप्स एंड ड्रेन टाइल्स ड्यू टू, मैंने बताया किसके कारण होती है, ड्यू टू एयर इम्प्रेजेंट ड्यूरिंग
मोल्डिंग, इस लास्ट वाली लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है मोल्डिंग के टाइम पे एयर क्या हो रही है, इंट्रैप्ड हो जा रही है किसमें ब्रिक में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ब्लिस्टर्स। नीचे लिख दूं, दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा, ठीक है। तो सिक्स्थ डिफेक्ट हमारे पास आता है, सिक्स्थ आता है हमारे पास ब्लोटिंग। देखो ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है, फूल जाना। ब्लोटिंग का मतलब है क्या होना, फूल जाना। तो वो कह रहा है स्पॉन्जी, एक टाइप का ब्रिक आपने देखी होगी, ये ब्रिक क्या है, ब्रिक सपोज ये मेरी ईंट है, इसके ऊपर ऐसे कुछ स्वेलन मास ऐसा चिपक जाता है, स्वेलन मास ऐसा चिपक जाता है। जो आप क्या करते हो उसको, जब जो लेबरर है, जो मैसन है, वो उसको लगाने से पहले क्या करता है, थोड़ा सा ब्रेक कर लेता है। तो ये भी आप इस टाइप की ब्रिक्स भी आपने देखी होंगी, ठीक है। तो लिख दो स्पॉन्जी स्वेलन मास, स्पॉन्जी swollen mass formed on the brick surface. Spongy swollen mass formed on the brick surface. अब ये होता किसके कारण है, caused by, ये किसके कारण होता है, caused by sulfur, किसके कारण होता है, सल्फर एंड कार्बोनेशियस मटेरियल, ठीक है। तो जो ब्लोटिंग है, ब्लोटिंग का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया आपको, स्पॉन्जी स्वेलन मास बन जाता है ब्रिक की सरफेस के ऊपर, और ये काज किसके कारण होता है, ये काज होता है सल्फर के कारण या फिर कार्बोनेशियस मटेरियल के कारण, ठीक है। अभी आगे दो डिफेक्ट्स हो रहे हैं। अब सबसे पहले जो बोर्ड पे डिफेक्ट्स लिखे हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। देखो जो चफ है ये पेपर में आ चुका है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, जो मैंने लिखा है ना इसी से क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है, वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक caused by the rain water falling on the hot surface of the brick, मतलब कौन सा, which of the following defects, और बोलेगा which of the following defects is caused by the rain water falling on the hot brick। तो आपको पता है वो क्या होता है, चफ, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है वो, पूछ सकता है आपको which of the following defects in which thin lamina layer formed on the brick surface due to entrapped air in the voids of clay, इस तरह से पूछ सकता है। तो मतलब इसी की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछेगा। अभी तक आपके पेपर में ब्लिस्टर्स आ चुका है और चफ्स आ चुका है, ठीक है। तो आगे अगर आप उसका मन करेगा तो वो आगे और भी पूछ लेगा। मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर के दो डिफेक्ट्स को, ठीक है। ऊपर हम लिखते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट। नेक्स्ट है अपने पास ब्रिक स्पेलिंग, 7th अपने पास ब्रिक स्पेलिंग। अब इसका मतलब क्या होता है ब्रिक स्पेलिंग का, अब आपने देखा होगा इस तरह से ब्रिक क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, कई बार ऐसे ब्रेक हो जाती है, कोई एक कोना टूट जाएगा, ठीक है, या फिर कोई बीच सेंटर से ब्रेक हो जाएगी, थोड़े से उसमें क्या होंगे, खड्डे जैसे होंगे ब्रिक में बहुत ज़्यादा, फिर ऐसे हो जाएगी या तो ऐसे ब्रेक हो जाएगी। तो मतलब ब्रिक स्पेलिंग का मतलब ही है इर्रेगुलर पोर्शन ऑफ ब्रिक्स, इर्रेगुलर पोर्शन ऑफ ब्रिक। देखो ब्रिक स्पेलिंग का मतलब है इर्रेगुलर पोर्शन ऑफ ब्रिक, इर्रेगुलर पोर्शन ऑफ ब्रिक। अब जो ब्रिक का जो सरफेस है, जो उसका शेप है, वो क्या बहुत ज्यादा इर्रेगुलर है। अब वो कैसे, वो कह रहा है इर्रेगुलर पोर्शन ऑफ ब्रिक, देखना ब्रेक अवे टूट जाएगी जब क्या होगी, गिरेगी, ब्रेक अवे ऑफ फॉल ऑफ, ठीक है। वो कह रहा है इर्रेगुलर पोर्शन ऑफ ब्रिक्स ब्रेक अवे ऑफ फॉल ऑफ। अब ये स्पेलिंग जो है, ये स्पेलिंग कैसे होती है, मैंने आपको बताया था, सीधी बात आपको बताइए किसका मतलब है। डिफेक्ट्स में हवा पानी का गफला है, हवा पानी का क्या है, गफला है। तो वो कह रहा है स्पेलिंग, तो याद रखना हीटिंग ऑफ वाटर, जब पानी है अंदर, हीटिंग ऑफ वाटर, मैंने क्या किया, ज्यादा हीट कर दिया इनसाइड द ब्रिक। अब पानी ब्रिक के अंदर क्या होता है, ब्रिक क्या करती है, पानी को सोखती है, अब्जॉर्ब करती है। वो कह रहा है हीटिंग ऑफ वाटर इनसाइड द ब्रिक इज द कॉज ऑफ स्पेलिंग। वो क्या करता है, ब्रिक को कमजोर बनाता है। क्या कॉज करता है, ब्रिक स्वेलिंग कॉज करता है, स्पेलिंग कॉज करता है, ठीक है।
ये भी एक डिफेक्ट है, ब्रिक स्पेलिंग। अब एक आता है ब्लैक कोर। आपने देखा होगा एक कोई बड़ी ज़्यादा ईंटें होती है, बहुत काली ऐसी ईंटें होती है, ब्लैक कलर की ईंट होती है। आप भट्टे में चले जाओगे या फिर आप कहीं ब्रिक के किलन में चले जाओगे तो क्या होगा, आप देखोगे ब्रिक क्या होती है, बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की ब्रिक निकल जाती है। तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ब्लैक कोर। क्या कहते हैं, ब्लैक कोर। डिफेक्ट का नाम क्या है, ब्लैक कोर। अब ये जो डिफेक्ट है ये क्या होता है, किससे कारण होती है, वो होती है प्रेजेंस ऑफ बिटुमिनस मटेरियल। ब्लैक है तो मतलब क्या, याद रहेगा आपको हमेशा, प्रेजेंस ऑफ विटामिनस मैटर। अब क्या होगा, विटामिनस मैटर का प्रेजेंट होगा किसमें जो ब्रिक में, जो ब्रिक फॉर्मेशन में हम क्ले यूज कर रहे हैं, जो क्ले यूज कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्या आ गया, विटामिनस मैटर होगा, या फिर क्या, कार्बन और कार्बन इन द ब्रिक क्ले। मतलब जो ब्रिक ब्लैक कोर डिफेक्ट है, जो ब्रिक हमारी पूरी काली फिर जाती है, काली दिखने लग जाती है, वो जो डिफेक्ट है वो किससे कारण होता है, वो ड्यू टू विटामिनस मैटर। जब ब्रिक के अंदर विटामिनस मैटर प्रेजेंट होता है उससे कारण होता है, या फिर हमारे पास कार्बन मैटर अगर उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये हमने कुछ डिफेक्ट्स पढ़ने की कोशिश की है, और ये जो डिफेक्ट्स हैं ये सारे के सारे जो आपके बोर्ड में हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी और डिफेक्ट्स भी ऐसे बहुत ज़्यादा बर्नड ब्रिक, बहुत ज़्यादा ओवर बर्नड हो जाती है ब्रिक्स, मतलब कि वो भी डिफेक्ट में ही काउंट होगा। बट अब जो मेन डिफेक्ट्स हैं वो बोर्ड पे मैंने आपको करवा चुका हूँ। तो अभी तक अगर आपका क्वेश्चन बनेगा डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक में से तो यहाँ से ही बनेगा, इसके बाहर से आपको क्वेश्चन डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक में से नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टेस्ट, किसके, ब्रिक्स के टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा करते हैं, टेस्ट तक खत्म करते हैं, टेस्ट तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जो टेस्ट ऑफ ब्रिक्स है वहाँ पढ़ लेते हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ब्रिक का, वो है अपने पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट अपने पास आता है टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे ब्रिक्स के कितने टेस्ट हैं, बहुत ही ईजी है। अगर मैं कहूँ किसी चीज़ का टेस्ट सबसे आसान है तो वो है ब्रिक्स के। मैं बताता हूँ कैसे। आधे से ज़्यादा टेस्ट आप साइट पे ही कर लोगे, आधे से ज़्यादा टेस्ट आप साइट पे ही कर लोगे, आधे से क्या कि सारे के सारे साइट पे कर लोगे। और कुछ ऐसे टेस्ट है जो बिना किसी इक्विपमेंट, बिना किसी मशीन के भी आप परफॉर्म कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ, जब आपकी साइट पे, सपोज आप साइट इंजीनियर हो, आपकी साइट पे डंप हो रहा है ईंटों का, एक ट्रक आया ईंटों का, 6000 अराउंड ब्रिक्स हैं उसमें, वो वहाँ पे डंप की जा रही हैं। अब आप क्या कहते हो, पहले क्या कहते हो उसको, एक उस डंप में से, उस पार्ट में से एक ईंट निकाल के क्या कहोगे, इसको मैं पहले चेक करके आता हूँ, इसका वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट करता हूँ, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करता हूँ ना। आप वहाँ जाके ही पहले देखोगे, आपकी विजिबल से ही आप ईंटों को देख के बता दोगे कि ये अच्छी हैं या ये गंदी हैं। पहला टेस्ट तो यही होएगा, आप विजिबल से ही। अब आपकी आंखें तो ठीक है ना, अगर आपकी आंखें बिल्कुल सही सलामत हैं, अगर आप अच्छे से देख पाते हो, अगर आपको पता है फ़र्क, तो आप ब्रिक को ऐसे देख के बता दोगे कि भाई ये ब्रिक का साइज़ इरेगुलर है, ये मैं नहीं लूँगा, ये रिजेक्टेड है। पहला टेस्ट तो यही हो गया। दूसरा, आप उस ब्रिक को गिराओगे, 1 मीटर की हाइट से ऐसे गिराओगे, और अगर वो टूट गई हार्ड सरफेस पे तो बोलोगे भाई ये तो टफ ही नहीं है। फिर क्या करोगे, ब्रिक को नाखून से या फिर अच्छी तरह से क्या करोगे, स्क्रैच मारने की कोशिश करोगे, तो बोलोगे इसमें तो इंप्रेशन बन रहा है, ये तो हार्डनेस टेस्ट को भी फेल कर रहा है, ये तो टफनेस टेस्ट को भी फेल, हर चीज़ को फेल कर रहा है, ये मैं ब्रिक नहीं लूँगा। बिना टेस्टिंग के आपने 5 मिनट में उस ब्रिक को बता दिया, तो पता लग जाएगा कि आप एक इंजीनियर हो, ठीक है, पता लग जाएगा ना। तो वैसे हम पढ़ेंगे अभी, थॉरली थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आता है डायमेंशन टेस्ट। क्या आता है, डायमेंशन टेस्ट, या फिर डायमेंशन टेस्ट, या फिर शेप टेस्ट, या इसको हम शेप टेस्ट भी कहते हैं। अब ये जो टेस्ट है इसमें क्या होता है, हम मिनिमम 20 ब्रिक्स लेते हैं। कितने लेते हैं, मिनिमम 20 ब्रिक्स लेते हैं। सपोज आपके मैंने बताया आपके कहीं डंपिंग हुई है ब्रिक्स की, तो आप वहाँ से क्या करोगे, रैंडमली क्या करोगे, 20 ईंटें उठा के लाओगे, और उसका शेप को क्या करोगे, चेक करोगे। तो अब जो उसकी शेप है, स्टैंडर्ड साइज कितना होता है ब्रिक का, मैंने आपको बताया है
19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने एक बता दिया, उसने बोला फॉर गुड क्वालिटी ब्रिक्स, क्या बोला उसने बोला फॉर गुड क्वालिटी ब्रिक्स। तो मेरी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 368 सेंटीमीटर टू 392 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर ये 368 क्या है, बताऊंगा, घबराना नहीं है। और उसकी क्या बोलता है, उसकी विड्थ कितनी होगी होगी 174 सेंटीमीटर टू 186 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी होगी 174 सेंटीमीटर टू 186 सेंटीमीटर, ठीक है, सिमिलर होगी, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब मैंने 20 ब्रिक्स का रैंडमली 20 ब्रिक्स उठाई, हर एक ब्रिक का जो लेंथ है उसको जब मैंने क्या किया, ऐड किया, तो वो इन दोनों के बीच के रेंज में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो मतलब मेरी ब्रिक का जो है डायमेंशन टेस्ट पास है। बताता हूं कैसे। 19 एक ब्रिक का साइज है, 19 सेंटीमीटर एक ब्रिक का साइज है, तो मैंने कितनी रैंडम ब्रिक्स उठाई, 20 ब्रिक्स उठाई, तो इनटू किया 20, तो कितना होता है 380 सेंटीमीटर। इसके बीच में है, हाँ जी है, तो मतलब ठीक है। 9 इंटू 20 कितना होता है 180 सेंटीमीटर, इसके बीच में है, बिल्कुल है। 9 इंटू 20 कितना होता है 180 सेंटीमीटर, इसके बीच में है, बिल्कुल है। तो मतलब जब मैंने रैंडमली 20 ब्रिक्स उठाई, उनकी साइज और लेंथ, उसकी विड्थ और हाइट को देखा, तो वो इनकी रेंज में आना चाहिए। अगर इनकी रेंज में आ रहा है तो मतलब वो डायमेंशन टेस्ट को पास है। आप बोलोगे सर ऐसी साइज की ब्रिक्स तो होती ही नहीं है, तो वो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग चलो आप, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसमें टॉलरेंस भी होगी ना कुछ, कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि 380 आएगी, मैंने वो बताया आपको, ऐसा तो नहीं होगा 180 ही आएगी। अब इसमें टॉलरेंस उन्होंने दी है +-8 सेंटीमीटर, +-4 सेंटीमीटर, +-4 सेंटीमीटर, किसमें, स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक्स में। अगर हम बात करें इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सा आ चुका है, तो ये उसने पूछा था फॉर डायमेंशन टेस्ट हाउ मैनी मिनिमम ब्रिक सैम्पलिंग हैज टू बी टेकन, मतलब कितनी मिनिमम ब्रिक्स हम लेते हैं डायमेंशन टेस्ट के, तो कितनी लेते हैं 20। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। तो अभी डायमेंशन टेस्ट में आपको कोई डाउट होगा, मुझे नहीं लगता होगा, बहुत इजी टेस्ट है, कर सकते हो उसको, आराम से कर सकते हो, हंस के कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नहीं है दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट सबने किया होगा, सबका फेवरेट टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। टेस्ट क्या आता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अगर हम बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की, तो बहुत ही इजी टेस्ट है, आप सबने परफॉर्म भी किया होगा। बताता हूँ थोड़ा सा आपको, ऐसे डिस्क्राइब कर देता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या होता है, सपोज मेरे पास ये ब्रिक है, अब ब्रिक के बीच में एक फ्रॉग होता है। अब बच्चों जल्दी से उसकी डायमेंशंस बता दो, जल्दी से, मैंने आपको करवा चुका हूँ डायमेंशंस और वो क्यों होता है उसका रीजन कमेंट बॉक्स पे कर दीजिए, कमेंट जल्दी से, मैं देखूंगा इसके आंसर्स में, देखूंगा बच्चों ने क्या है, फ्रॉग क्या होता है, वो क्यों यूज होता है, और उसकी डायमेंशंस क्या, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे उसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर जो फ्रॉग होता है उसका हम क्या करते हैं, मोटार लेते हैं, मोटार लेंगे 1:3 की रेशियो का, मोटार मतलब सैंड और सीमेंट, उसका मिक्सचर लेंगे और उसको क्या करेंगे, वो जो फ्रॉग है उसको फिल कर देंगे, अच्छी तरह से फिल कर देंगे, बिल्कुल ब्रिक को क्या कर देंगे, प्लेन सरफेस बना देंगे, उसके फ्रॉग को नहीं रखेंगे, बिल्कुल प्लेन बना देंगे। और अब इस ब्रिक को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उस फ्रॉग को क्या जो किया उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। 24 घंटे बाद निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, हम पानी में डिप करेंगे। क्या करेंगे, पानी में डिप करेंगे। पानी में डिप करने के बाद फिर 24 आवर्स के बाद निकाल के उसको सुखाएंगे ड्राई करके, फिर उसको सीटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम मशीन के अंदर क्या रखेंगे और ऊपर से लोड लगाएंगे। अब जो लोड लग रहा है ऊपर, वो किस पे लग रहा है, उसके सरफेस एरिया पे लग रहा है, उसके एरिया पे लग रहा है। अब जो लोड है डिवाइडेड बाय एरिया क्या आता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेस आता है, लोड अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। अब मुझे पता लग जाएगा कि मेरी ब्रिक कितना स्ट्रेस
कितना स्ट्रेंथ है उस ब्रिक की मैं ले सकता हूं। जल्दी से फर्स्ट क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ, जल्दी से सेकंड क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ, जल्दी से थर्ड क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए जल्दी से, मेरे को कमेंट्स चाहिए। देखो मेरे को जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन आप बच्चों मुझे दोगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा और मैं उतने अच्छे से आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किसकी, फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में, तो मैं सीधी मुद्दे पे आऊंगा। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रिपेयर ए मोटार, कह रहा है प्रिपेयर ए मोटार ऑफ 1:3 रेशियो, ठीक है। बना दिया, बताने के बाद क्या किया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में रखा। अब लोडिंग रेट, अब लोड भी तो बढ़ाना है ना, लोडिंग रेट कितना रखेंगे हम, 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट, ठीक है। अब मेरे को बता दो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, लोड अपॉन एरिया। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल इजी से, जल्दी से इसका आंसर मैंने बताया। मुझे कमेंट बॉक्स पे क्या क्या बताना है आपने, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तीनों की मैंने करवाई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया आपको। तो जल्दी से वो करवाओगे, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर देना उस पर, ठीक है, मैं पढ़ूंगा कमेंट आपके। तो नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, आता है वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। क्या आता है, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। देखो वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट में हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ फिर हम सीधे लिखेंगे, बहुत ईजी है ये भी। सेम मैंने क्या किया, ब्रिक ली, उसको पहले अच्छी ओवन में अच्छी तरह से क्या किया, ड्राई किया, थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसमें पहले का प्रेजेंट होगा, उसमें क्या किया, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद उसका वेट को मेजर किया, उसका वेट जो आया मैंने मान लिया W1। फिर मैंने उस ब्रिक को क्या किया, पानी में इमर्स कर दिया 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद निकाला, निकालने के बाद उसका वेट मेजर किया, वेट वेट। अब एक तरफ था मेरे पास ड्राई वेट, एक तरफ था मेरा वेट वेट, तो मैंने क्या किया, W2 मान लिया वेट वेट, W1 मान लिया ड्राई वेट। तो मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है परसेंटेज वाटर अब्जॉर्प्शन, परसेंटेज तो पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। अब मुझे क्या निकालना है, कितना पानी ऑब्जर्व किया उस ब्रिक ने, तो मैं करूंगा W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W1 इंटू 100, तो मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज वाटर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो उसको लिखते हैं हम। थर्ड टेस्ट है हमारे पास वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। अगर हम बात करें वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट की, तो मैंने आपको बताया हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रिक को लेंगे ओवन में, तो मैं लिखूंगा पुट ब्रिक इन ओवन एट द रेट 105 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री, ठीक है, फॉर 6 आवर्स, सॉरी फॉर 5 आवर्स, डाल दिया। अब इसको क्या किया, निकाला और इसका ड्राई वेट मेजर किया, कितना है W1। फिर क्या किया, पुट ब्रिक इन वाटर फॉर 24 आवर्स। फिर मैंने क्या निकाला, वेट वेट कितना मान लिया, W2। अब मुझे कोई बोलेगा परसेंटेज वाटर अब्जॉर्प्शन, परसेंटेज वाटर अब्जॉर्प्शन कितना होता है, 2 माइनस W1 अपॉन W2 इंटू 100, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाता है। अब बच्चों जल्दी से एक और कमेंट बॉक्स पे कमेंट, सबको पता मैं क्या मांग रहा हूँ, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का वाटर अब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक का, सेकंड क्लास ब्रिक का और थर्ड क्लास ब्रिक का, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास टेस्ट आता है टफनेस टेस्ट। अब जो बाकी के टेस्ट है ना वो हम साइड पे कर लेंगे आराम से, बिल्कुल देख के कर लेंगे आराम से। तो मैं लिख देता हूँ टफनेस टेस्ट। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, फोर्थ अपने पास आता है टफनेस टेस्ट। देखो टफनेस टेस्ट में क्या होता है, टफनेस टेस्ट में होता है, मैं क्या करूँगा, ये ब्रिक क्या मेरे पास, इसको 1 मीटर की हाइट से हार्ड सरफेस में ऐसे करके ए फेंकूंगा। अगर मेरी ब्रिक ब्रेक करती है 1 मीटर की हाइट से, दैट मीन्स वो क्या है, वो टफनेस टेस्ट में फेल है। अगर ब्रिक नहीं ब्रेक करती है दैट मीन्स वो पास है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फॉलिंग ऑफ ब्रिक फ्रॉम 1 मीटर हाइट, फॉलिंग ऑफ ब्रिक फ्रॉम 1 मीटर हाइट ऑन
हार्ड सरफेस, कितनी सरफेस, कैसी सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे ब्रिक शुड नॉट फेल। फेल मतलब ब्रेक नहीं करनी चाहिए अगर वो टफनेस टेस्ट में अच्छी, अगर वो टफनेस, अगर ऐसा होता है तो मतलब मेरी जो ब्रिक है बहुत ज़्यादा टफ है। तो बच्चों अगला मेरे पास आता है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में मैं क्या करूँगा, ये मेरी ब्रिक है, मैं इस ब्रिक को क्या करूँगा, स्क्रैच करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं फिंगर से करूँगा, फिर मैं नेल से करूँगा, दोनों से ट्राई करूँगा। अगर मेरी ब्रिक में कोई इंप्रेशन, आइडेंटिफिकेशन मार्क रह जाता है या उस पर बन जाता है तो मतलब मेरी ब्रिक क्या है, कौन से टेस्ट को फेल हो रही है, हार्डनेस टेस्ट को क्या हो रही है, फेल हो रही है। ब्रिक मेरी हार्डनेस टेस्ट को क्या हो रही है, फेल हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता है, नो आइडेंटिफिकेशन मार्क, दैट मीन्स मेरी ब्रिक बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब अच्छी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, स्क्रैच इज मेड ऑन ब्रिक सरफेस विद द हेल्प ऑफ, मैंने बताया आपको, विद द हेल्प ऑफ फिंगर और नेल। इफ नो impression left then the brick is hard। ब्रिक मतलब क्या है, हार्ड। हार्ड मतलब हार्डनेस टेस्ट को क्या क्या करती है, पास करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट मेरे पास आता है साउंडनेस टेस्ट। ये बहुत इजी टेस्ट है, ये मैंने बताया था आपको कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो हम आराम से कर सकते हैं, ये उनमें से एक है। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं ब्रिक को साउंडनेस टेस्ट में बताऊंगा। मैं ब्रिक को दोनों को स्टक करूंगा, ऐसे दो ब्रिक्स को क्या लूंगा और स्टक करूंगा, स्टक ऐसे करूंगा तो क्या होगा, एक मेटालिक साउंड। जैसे अगर आप देखोगे मेटालिक साउंड, समझ, मेटालिक रिंगिंग साउंड। एक होती है डल साउंड। अब बोलोगे सर हमें दिखाओ डल साउंड कैसी होती है। अब डल साउंड में क्या होता है, आपको साउंड में थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ता है, ऐसे मेटालिक साउंड टक सी आवाज आती है। तो डल साउंड होगी तो कुछ ऐसे इतनी अच्छी रिंग जैसी आवाज नहीं आएगी। अगर मेरी ब्रिक दोनों आपस में टकराऊंगा और उसमें से अच्छी साउंड आ रही है, मेटालिक साउंड आ रही है, तो मतलब वो साउंडनेस टेस्ट को क्या करती है, पास करती है। तो मैं लिख देता हूं, व्हेन टू ब्रिक्स आर स्टक अगेंस्ट ईच अदर, व्हेन two bricks are stuck against each other। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मेटालिक रिंगिंग साउंड शुड कम। मैं देता हूं, मेटालिक रिंगिंग साउंड शुड कम। ठीक बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास टफनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट और साउंडनेस टेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था। ब्रिक्स को बिना किसी टेंशन के 5 मिनट में ये तीनों टेस्ट आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। अब लास्ट टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। लास्ट टेस्ट है प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, या फिर उसको हम एक और नाम देते हैं एफ्लोरेसेंस टेस्ट। क्या कहते हैं, एफ्लोरेसेंस टेस्ट। तो 7th टेस्ट में लिख देता हूं, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, या फिर एफ्लोरेसेंस टेस्ट। ठीक है, दोनों टेस्ट का एक ही बात है, कोई घबराने की बात भी नहीं, बहुत ही इजी टेस्ट है ये भी। हमने क्या किया, ब्रिक ली, पानी में डुबा दी, 24 घंटे बाद मैं उस ब्रिक को निकाल रहा हूँ और देख रहा हूँ कहीं इसमें कोई वाइट पैचेस तो नहीं बन रहे हैं। अब याद करो, मैंने आपको बताया था वाइट पैचेस, एफ्लोरेसेंस बताया हुआ, सब कुछ बताया हुआ। थोड़ी देर पहले ही मैं डिस्कस कर रहा था, जब मैं क्या पढ़ रहा था, जब मैं स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स पढ़ रहा था, या फिर क्या पढ़ रहा था, डिफेक्ट्स पढ़ रहा था। डिफेक्ट्स में मैंने क्या पढ़ा था, एफ्लोरेसेंस भी एक डिफेक्ट है। तो क्या हुआ, मैंने ब्रिक को पानी में डाला, 24 घंटे बाद निकाला और निकालने के बाद देखा उसमें वाइट पैचेस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल वाइट पैचेस नहीं है, ना कोई दाग है ना कोई स्टेनिंग है, बिल्कुल एक्यूरेट, कुछ भी नहीं हुआ ब्रिक को। उसका जो ग्रे कलर है, उसका जो कलर है वो भी सेम रहा, कुछ भी नहीं हुआ, एब्सेंस ऑफ ग्रे कलर नहीं बना। तो मतलब मेरी ब्रिक क्या है, मेरी ब्रिक क्या है, बहुत अच्छी है, इसमें कोई किसी भी तरह की एफ्लोरेसेंस नहीं है। तो मैं लिख देता हूं, ब्रिक इमर्स्ड इन वाटर, ब्रिक इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स।
24 घंटे के लिए हमने ब्रिक को इमर्स किया। उसके बाद क्या करना है, फिर इसको क्या करना है, ड्राई करना है, ड्राई भी करना है ब्रिक को। ड्राई करने के बाद मैंने देखा देयर इज अ एब्सेंस ऑफ ग्रे और वाइट पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक। मैंने देखा एब्सेंस ऑफ ग्रे और व्हाइट पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या बताएगा हमें, इंडिकेट्स देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ soluble salts, indicates no presence of soluble salts। मतलब मेरी ब्रिक क्या है, अच्छी है। अब सपोज क्या वो बोलोगे सर ऐसा तो होता नहीं है ना कि प्रेजेंस नहीं होगा। सपोज मेरी वाली ब्रिक में एक लड़का आया मेरे पास चिल्लाता हुआ, कहता सर मेरी वाली ब्रिक में शो हो गया, तो बोलेंगे कोई बात नहीं। अगर 10% ब्रिक के 10% एरिया पे शो हो रहा है तो मतलब उसमें क्या है, स्लाइट एफ्लोरेसेंस है। अगर 10 से 50% तो मतलब मॉडरेट एफ्लोरेसेंस है। अगर 50 से ज़्यादा है तो मतलब हाई है। अब अगर एक बच्चा आया बोला सर इसमें तो मेरी ब्रिक जो क्या कर रही है, वाइट पैचेस के साथ पाउडर फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रही है। अब वो बोल रहा है वाइट पैचेस थे बने उस पर, अब वो कन्वर्टेड हो गई किसमें, पाउडर फॉर्म में चले गई, तो मतलब बहुत सीरियस कंडीशन है। तो मतलब सीरियस का मतलब क्या होता है, सीवियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफ्लोरेसेंस टेस्ट। सो गाइज आज यहाँ पे टेस्टिंग पे ही हम ब्रिक्स को ख़त्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक पढ़ेंगे हम। तो अगर आपकी वीडियो में डिले हो रहा है उसके लिए मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ। मैंने आपको बताया आपको मेरी हेल्थ अभी भी एक्यूरेट नहीं हुई है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चों का सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है। तो अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है, SSC मार्च में है, तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि तब तक हम अपने सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर दें। देखो मैं क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 1 महीना लग जाए पढ़ाने में, चाहे जितना दिन लग जाए, पर मैं क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आपको बिल्कुल क्वालिटी मटीरियल प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू गाइज़। और इस वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, पर आप शेयर नहीं करते हो, शेयर कीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सबको बताइए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। माइंडजिला की टीम बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं हम। तो हम चाहते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।